नमस्ते। आज प्रोफेसर अभय दुबे के साथ मैं कोई साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, नए साल का कार्यक्रम कर रहा हूँ। और जब 2025 शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि देश के कुछ प्रमुख लोगों से ये बात करनी चाहिए कि देश के सामने आज प्रमुख मुद्दा क्या है। मैं समस्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं चिंता नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रमुख मुद्दा जिसको भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जो जिस तरह से भी हम इसको कहें, वो मतलब उसको इस किस मुद्दे को आज फेस करना पड़ा और उसके लिए वो प्रमुख है। अबे भाई, इसी में क्योंकि ये आपके हिसाब से हर एक अलग अलग है। कोई, मैंने कई लोगों से बात की, कोई कह रहा है शिक्षा, कोई कह रहा है स्वास्थ्य, कोई कह रहा है बेरोजगारी, कोई कह रहा है महंगाई, कोई कह रहा है लोकतंत्र, कोई कह रहा है संविधान, कोई कह रहा है धार्मिक जो नहीं, कोई कह रहा है असमानता, कोई कह रहा है सेकुलरिज्म, कोई अलग अलग ढंग से लोग परिभाषित कर रहा है। आपके हिसाब से जो दो तीन प्रमुख मुद्दे हैं उस पे जरा मैं आपका एक समझना चाहूंगा। मेरा तो मानना यह है कि लोकतंत्र हमारे देश में पिछले 10 साल से एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और इस नए वर्ष में भी वही प्रमुख मुद्दा है। और जब मैं लोकतंत्र कहता हूं तो लोकतंत्र का मतलब मेरी निगाह में होता है कि आपको विरोध करने का अधिकार है कि नहीं, आप सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों ही जगहों पर सरकार से जवाब तलब करने के लिए दो तरह की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक तो विपक्ष की संसदीय शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो संसद के अंदर, और संसद के बाहर विपक्ष की संसदीय शक्ति के साथ साथ नागरिक समाज की शक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के हालात में क्या हम लोग सरकार से जवाब तलब कर पाने की स्थिति में हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी क्या है। वरना क्या होता है, होता यह है कि चुनाव होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, वो चलती हैं या गिरती हैं, फिर अगली बार फिर चुनाव होता है, और इस तरह हमारा लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र में सिमट कर रह जाता है और सरकार से जवाब तलब कर पाने की लोकतंत्र की क्षमता निरंतर कम होती चली जाती है। पिछले 10 साल में ये क्षमता घटकर बहुत ही कम रह गई है। मुझे देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या इस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है या और बढ़ोतरी होगी, या दोबारा ये घटकर उसी तरह की हो जाएगी जैसी कि 2019 के बाद होनी शुरू हुई थी। जी, मैं इसको एक चीज और, क्योंकि अबे भाई एक कार्यक्रम हम और आप किए थे, आपने उसको अच्छे ढंग से समझाया था। क्योंकि जब अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुमत और बहुसंख्यक, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं दिमाग में डाला जा रहा है कि ये बहुसंख्यक ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ये देश अल्पसंख्यक के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं उस डिफरेंस को लोकतंत्र कैसे करता है उसकी जरा एक परिभाषा समझा देते हैं। देखिए, होता यह है कि जब हम लोग अंग्रेजी भाषा के की शब्दावली के लिहाज से लोकतंत्र को व्याख्यात करना शुरू करते हैं, तो उसमें एक शब्द है मेजॉरिटी और दूसरा शब्द है मेजॉरिटेरियनिज्म। तो उससे ये भ्रम पैदा होता है कि मेजॉरिटी से ही मेजॉरिटेरियनिज्म बनता है। लेकिन जैसे ही हम हिंदी में आते हैं वैसे ही ज्यादा स्पष्टता हो जाती है। इसीलिए हिंदी में डिस्कोर्स करना, हिंदी में विमर्श करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे सफाई होती है। हिंदी में एक शब्द है बहुमत, लेकिन बहुमतवाद दूसरा शब्द नहीं है मेजॉरिटेरियनिज्म की तर्ज पर। दूसरा शब्द है बहुसंख्यकवाद। बहुमत जो होता है वो बनता बिगड़ता रहता है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिन लोगों के पास बहुमत नहीं होता है वो भी लगभग उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना वो जिनके पास बहुमत होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन कल उनके पास, वो अल्पमत में है आज, कल उनके पास बहुमत होगा। उन्हें 5 साल या 3 साल या 2 साल प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। जब 1984 में राजीव गांधी ने सारे विपक्ष का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें रह गई और भाजपा ही नहीं दूसरी पार्टियों पर भी बड़ी जबरदस्त मार पड़ी। तब यहां पर विपक्ष के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें मुलायम सिंह यादव भी उस बैठक में भाग ले रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव 1984 तक जो है वो एक, क्योंकि 1989 1979 में और वो एक स्थिति में पहुंच चुके थे, तो विपक्ष के नेताओं में खासी निराशा थी। तो मुलायम सिंह ने खड़े होकर कहा कि इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर पत्ता पत्ता बूटा बूटा मैं सरकार के खिलाफ कर दूंगा। क्योंकि एक कार्यकर्ता के स्तर से उठा हुआ व्यक्ति जो कि नेता बनने की तरफ जा रहा था, उसको ये विश्वास था
कि जनता के साथ जुड़ा हुआ है, वो पॉलिटिकल एक्शन में जब उतरेगा तब वो समाज की जरूरतों को ध्यान देते हुए जनता की मांगे उठाएगा और सरकार से जवाब तलब करेगा। अच्छा, अब है ये कि वो कर देगा, सरकार के खिलाफ कर देगा पूरा माहौल। मैं ये कह रहा हूं, ये लोग चूंकि इन्हें 2014 में बहुमत प्राप्त हो गया, उसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा बड़ा बहुमत प्राप्त हो गया, तो इन लोगों को लगने लगा कि ये बहुमत और अल्पमत की प्रक्रिया को बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद में विकृत कर देंगे। बहुमत एक टेम्परेरी चीज है, वो अल्पमत और बहुमत होता रहता है। बहुसंख्यकवाद एक परमानेंट मेजोरिटी बनाने का तरीका है, वो स्थायी मेजोरिटी बनाने का तरीका है। मुलायम सिंह यादव इसलिए कह सकते थे उस वक्त तक बहुसंख्यकवाद का राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय नहीं हुआ था। आज जब बहुसंख्यकवाद का उदय हो गया है और उसके विमर्श ने अपने आप को जमा लिया है, सब लोग उसी के पैरामीटर्स में, उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी बातचीत करने लगे हैं, इसलिए कोई हिम्मत के साथ नहीं कह सकता कि हम 6 महीने के अंदर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लायक माहौल बना देंगे, क्योंकि बहुसंख्यकवाद परमानेंट मेजोरिटी है। सोशियोलॉजी में कहते हैं एस्क्रिप्टिव मेजोरिटी, जन्म के आधार पर मेजोरिटी, वो ऐसी मेजोरिटी है। आप हिंदू हैं इसलिए मेजोरिटी में हैं, आप ईसाई, आप नागालैंड में क्यों मेजोरिटी में हैं? क्योंकि आप ईसाई हैं। आप पंजाब में क्यों मेजोरिटी में हैं? क्योंकि आप सिख हैं। आप पूरे देश में क्यों मेजोरिटी में हैं? क्योंकि आप हिंदू हैं। फिर उसके अंदर भी बड़ी बड़ी मेजोरिटीज हैं, मेजोरिटीज के अंदर बड़ी बड़ी मेजोरिटी है। जबकि हमारे गुरु प्रोफेसर रजनी कोठारी कहना है कि भारत में कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, सभी अल्पसंख्यक हैं अपने अपने स्तर पर। हाँ, वो हमेशा कहते थे भारत में कोई बहुसंख्यकवाद की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अल्पसंख्यक है। हिंदू किसी इलाके में बहुसंख्यक है तो एक इलाके में कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक है। सिख एक जगह बहुसंख्यक है, लेकिन दूसरे बहुत से इलाकों में लगातार वो अल्पसंख्यक है। तो इस तरीके से होता है। ये लोग हमेशा हिंदुओं के बहुसंख्यकवाद के ऊपर जोर देते हैं और वो एक परमानेंट मेजोरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज एक विविधतापूर्ण मूलक समाज है, एक ग्रहणशील समाज है। इसके अंदर जो जिसकी ज्यादा बड़ी संख्या है वो कम बड़ी संख्या का ध्यान रखते हैं और वो एक दूसरे से मिले बिना उनका काम नहीं चल सकता। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश करने के बावजूद भी 50% से ज्यादा हिंदुओं को, वो भी एक अपने प्रभाव क्षेत्र में, पूरे देश में वो भी नहीं, उसको गोलबंद नहीं कर पाए हैं। यही एक सबसे बड़ी संभावना है कि हम इस समाज को एक बहुसंख्यक लोकतंत्र में बदलने से रोक सकते हैं। जी, मैं एक चीज और इसी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड चीजें और दर्शकों को और मुझे भी समझने में आसानी हो जाती है। जो सेक्युलरिज्म जो हम समझे थे जो बड़े होते हुए, वो आम भाषा में कहें तो इंक्लूसिवनेस की बात थी, टॉलरेंस की बात थी, दूसरे धर्म के प्रति आदर और प्रेम की बात थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो नफरत उसको एक बड़ा फैक्टर हो गया है। मैं हिंदू इसलिए हूं या मैं हिंदू धर्म इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उस धर्म से नफरत करता हूं। मैं इसको जरा क्लैरिटी आपसे चाहूंगा कि ये जो हमारा सेक्युलरिज्म है ये आदर और प्रेम पे, इंक्लूसिवनेस पे बना था कि ये नफरत की बुनियाद पे बना है? हमारे यहाँ तो जो पश्चिमी अर्थों में सेक्युलरिज्म नहीं है। पश्चिमी अर्थों में सेक्युलरिज्म तो एक अलग तरह की चीज है, वो भारत में कभी नहीं रहा। यहाँ पर तो सर्वधर्म संभाव वाली बात थी और मिलीजुली संस्कृति वाली बात थी। इसको अंग्रेजी में सिंक्रेटिज्म कहते हैं या हिंदी में आप सामाजिकता कहते हैं या आप गंगा जमनी संस्कृति कह देते हैं। लेकिन जिन इलाकों में गंगा जमुना नहीं है उन इलाकों के लिए गंगा जमनी संस्कृति शब्द फिट नहीं बैठता है, जबकि उस तरह की सामाजिकता है, मिलीजुली संस्कृति तो वहां भी मौजूद है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये लोग जिस चीज को सेकुलरिज्म कहते हैं उसके पीछे थीसिस ये पैडिल की जाती है कि हिंदू पैदाइशी सेकुलर है, बाकी लोगों को सेकुलर होना पड़ता है कोशिश करके। बाकी लोग सेकुलर, कभी सेकुलर होने और कभी सेकुलर न होने के लिए अभिशप्त रहते हैं। हिंदू स्वाभाविक रूप से हर स्थिति में सेकुलर है। इसलिए हिंदू धर्म का ही अगर बोलबाला चारों तरफ हो जाए, इसीलिए बहुसंख्यकवाद अपने आप में एक हिंदू बहुसंख्यकवाद अपने आप एक सेकुलर शैली है। इसीलिए अडवाणी जी कहते थे कि आपका सेकुलरिज्म छद्म है और हमारा सेकुलरिज्म जो है वो असली है। जी, हमारा वास्तविक है और आपका छद्म है। ये बात आज भी कहते हैं। ये आज सेकुलरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार कौन है? नरेंद्र मोदी। अक्सर उनके भाषणों में वो कहते हैं भाई ये यूसीसी क्या, हम सेकुलर चीज बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार की तो बात करते हैं। तो ये जो पूरा तर्क है कि हिंदू स्वाभाविक रूप से पैदाइशी सेकुलर है,
बाकी लोग छद्म सेकुलरिस्ट हैं। ये पूरा तर्क जो है, इसलिए मुसलमान तो सेकुलरिस्ट हो ही नहीं सकता, ईसाई जी सेकुलरिस्ट जी हो ही नहीं सकते। जो हिंदू या सनातनी, हिंदुओं में भी उसको भी सनातनी में रिड्यूस कर दिया है। दक्षिण भारत में सनातनी वो वाली शाब्दिक कैटेगरी चलती नहीं है दक्षिण भारत में। तो ये जी इस जी प्रकार का पूरा तर्क है इनका। जी। मैं एक छोटी सी चीज और, जैसे मैं अपने हिसाब से तीन प्रमुख मुद्दे हैं, समस्याएं भी कह सकते हैं, उसमें आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कि अगर एक ही को चुनना हो, रोजगार, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये तीन हम लोग रोज जूझ रहा है ये देश, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है कि अगर उसको संभाल लेंगे तो बाकी चीजें संभाल जाएंगे? मेरे ख्याल से रोजगार, रोजगार भ्रष्टाचार। मेरे ख्याल से वैसे तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, और तीनों को संभालने के लिए थोड़ा अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर इन तीनों में से हमें प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना पड़े तो मैं कहूंगा कि रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजगार को संभालने के लिए आपको मुख्य तौर पर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का पुनर्विन्यास करना होगा, उसको रिकन्फिगर करना होगा पूरी अर्थव्यवस्था को। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे रोजगार निकलेगा नहीं उसके अंदर। और हमारी अर्थव्यवस्था का पतन ही तब शुरू हुआ था जब उसमें से रोजगार देने की क्षमता लगातार घटती चली गई थी। पूरे अटल नरसिंह राव के जमाने से वो सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उसके बाद में दूसरी सरकारों के जरिए चलता हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से चलता हुआ, उसमें रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी घट गई। फिर बाद में कांग्रेस की 10 वर्ष की सरकार में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और भी ज्यादा घटी, और नरेंद्र मोदी की सरकार में आकर न केवल वो जीरो हुई बल्कि वो नेगेटिव में चली गई, ऋणात्मक हो गई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। जैसे ही ऐसा होता है उससे एक बहुत ही दुष्चक्र शुरू हो जाता है। दुष्चक्र ये है कि जब हमारे पास रोजगार भी नहीं है और हमारे परिवार की आमदनी भी नहीं बढ़ रही है, आमदनी घट रही है हमारे परिवार की, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ये क्षमता नहीं है, फिर जरा सी भी अगर महंगाई बढ़ती है तो हमें घटी हुई आमदनी और भी ज्यादा चुभने लगती है। जी और दूसरी तरफ लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेकर अपनी आमदनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये सब एक तरह के दुष्चक्र का हिस्सा होता है। इस दुष्चक्र को अगर तोड़ना है तो अर्थव्यवस्था का पुनर्विन्यास करना होगा। मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसके अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा एक तरह की एक संभावना दिखाई पड़ी थी कि वो इस अर्थव्यवस्था में एक ऐसा संशोधन करना चाहते हैं। इससे पहले किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, मैं कहूंगा। हालांकि वो भी चूंकि वो सरकार में नहीं आ पाए इसलिए वो ज्यादा नहीं कर पाए। हालांकि वो चाहें तो जहां उनकी राज्य सरकारें हैं वहां वो उसको प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट की तरफ चला सकते हैं, जो अभी तक कांग्रेस में उस तरह की न इच्छा शक्ति दिखाई पड़ी है, ना इस तरह की पहलकदमी कोई दिखाई पड़ी है। तो वो उसमें एक संभावना दिखाई पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि वो किसके जरिए किसने उन्हें सुझाव दिया था, लेकिन फिर भी वो एक स्वागत योग्य सुझाव था कि अर्थव्यवस्था को वो एक रोजगार परक अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते थे। जी अभी मैं चलते चलते अंतिम प्रश्न है। देश में 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8। हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक को की तरफ देखना है, हर एक को साथ लेके चलना है। लेकिन आज अगर एक राज्य की बात करें, वो लद्दाख की अपनी समस्या, उनकी बहुत दिक्कतें हैं, बिहार की अपनी हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी, पंजाब की अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, जम्मू कश्मीर अपनी, नागालैंड, मणिपुर अपनी। एक राज्य को अगर देखना हो कि भाई सबसे पहले इसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि इससे देश ओवरऑल कहीं कमजोर हो रहा है। जैसे शरीर के सब अंग हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लगता है कि इस राज्य को पहले सॉल्व कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये देश के लिए नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश को, इसलिए नहीं है केवल सबसे ज्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक इस तरह का राज्य है, अगर उसकी समस्याओं को हल किया जा सके तो उससे पूरे देश के लिए एक अलग तरह का संदेश भी जाएगा और लोगों को समझ में आ जाएगा कि विशाल देश के लिए उसके सबसे विशाल राज्य का मॉडल ही काम करेगा। और खास बात यह है, मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को हल करने की कोशिश उसकी किसी भी सरकार ने नहीं की है अब तक। और उत्तर प्रदेश पे अगर फोकस रखा जाए, अब उत्तर प्रदेश की इस वक्त क्या स्थिति है आप देखिए। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जिसका चुनाव नतीजा पूरे देश के चुनाव नतीजों को बदल सकता है। भाई पिछली बार उत्तर प्रदेश में जैसे ही इन्होंने 37 सीटें हारी, अब आप देखिए उनकी क्या स्थिति है,
केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं हारते तो ये स्थिति इस वक्त इस तरह की स्थिति नहीं होती। जी तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। वहां पे एक तरह का उत्तर प्रदेश का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में खेती की भी समस्या है। उसके बाद दलित भी काफी बड़ी संख्या में है, ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जीवन का एक पक्ष नहीं है, आदिवासी ना के बराबर है उत्तर प्रदेश में। केवल यही एक पहलू उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो उसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो मॉडल नहीं बन पाएगा, आदिवासियों के लिए कोई मॉडल नहीं बन पाएगा। अगर उस पहलू को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ उत्तर प्रदेश में है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सारा अगर आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ पर फोकस करें और हर तरह से दूसरे विशेषज्ञ फोकस करें तो उत्तर प्रदेश की समस्या अगर हल हो तो पूरे देश के लिए संदेश जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बात करने के लिए, क्योंकि ईश्वर भाई मैं तो ईश्वर को मानता हूँ। यही है कि 2025 में देश की कुछ समस्याएं कम हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याएं देश बहुत वो, लेकिन समस्याओं कुछ इतनी ज्यादा हैं, आप कहाँ से शुरू करें ये समझ ही में नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।